नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग एमएससी सेम थर्ड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। आप पूरे वीडियो पे बने रहना है। आप लोग को मैं ये वादा करता हूँ कि पूरा टॉपिक आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, एक एक चीज। ठीक है, तो मेरा नाम है अमृतेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो मैं पहले समझाता हूं कि क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन किसको बोलते हैं ना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान समझता है। कहता है कि कोई भी अगर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू इज डिफाइंड, याद रखना, क्यू वैल्यू इज डिफाइंड, है ना। क्यू वैल्यू इज डिफाइंड एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, एनी न्यूक्लियर रिएक्शन is called Q value, is called Q value। बात समझ में आ गया। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, या तो कोई भी रिएक्शन कराए तो एनर्जी बाहर निकल रहा है, या फिर कुछ कुछ ऐसे भी रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी देना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब। जो एनर्जी एब्जॉर्ब यानी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी देना पड़ता है ना, तो उसको भी, या फिर ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज। आगे बात समझ में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू इज नथिंग, इज जस्ट ए रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे बात करते हैं इन जनरल, या फिर जनरली लिख सकते हैं, इन जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन इज, न्यूक्लियर रिएक्शन इज मतलब क्या होता है ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन इज, ठीक है, कि मान लो कि जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर रिएक्शन इज, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन को कुछ इस तरह डिनोट किया जाता है, जैसे हम दे रहे हैं, ध्यान सुनना, A प्लस एक्स, मतलब A प्लस एक्स इज नथिंग, जस्ट ए इज ए प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और एक्स इज ए टारगेट पार्टिकल। आगे बात सुनिए, या फिर टारगेट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है और ये क्या है, टारगेट पार्टिकल है, या फिर टारगेट न्यूक्लियस है, जिसपे हमको बम्बार्ड कराना है और ये टूट फूट के कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। आगे बात समझ में, तो एक क्या है, एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, जैसे ही हम एक्स में ले जाके बाजार दिए, जैसे ही एक्स में ले जाके बाजार दिए, और एक्स क्या था, हमारा टारगेट पार्टिकल था, जैसे ही टारगेट पार्टिकल गया तो एक नया पार्टिकल बना जिसका नाम है वाई। इसको हम लोग डाउटर पार्टिकल भी बोलते हैं, ये भी डाउटर न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो बना एक नया प्रोडक्ट बना वाई, और साथ में एक पार्टिकल निकला जिसका नाम, कोई भी पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन कुछ भी निकल सकता है। तो यहाँ पे कोई एक जो है पार्टिकल निकला जिसका नाम क्या था, बोलो बी है। आगे बात समझिए, आउट गोइंग पार्टिकल इसको बोलते हैं। तो ए क्या है, समझो बात को, ए क्या है, तो ए को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, एक्स को क्या बोलते हैं, टारगेट पार्टिकल या फिर टारगेट न्यूक्लियस। प्रोजेक्ट, इसको बोले प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस या प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बोलो। ये क्या है, हमारा टारगेट न्यूक्लियस है। वाई क्या है ना, तो वाई हमारा प्रोडक्ट है, वाई क्या है बोलो, प्रोडक्ट है। आगे बात समझिए, और बी जो है हमारा क्या है, आउटगोइंग पार्टिकल है। बी क्या है हमारा, आउटगोइंग पार्टिकल। ये चार बातें आपको याद रखना। ये जो चारों दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंड। क्या बोलते हैं बोलो, रिएक्टेंड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं क्या बोलो, प्रोडक्ट। तो क्यू वैल्यू जो होता है, ध्यान से समझना, तो क्यू वैल्यू जो होता है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज कर रहा है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। यानी कि क्यू वैल्यू जो होता है, ध्यान सुनना, तो क्यू वैल्यू को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं बच्चा, ध्यान सुनो, क्यू वैल्यू को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
रिएक्टेंट। याद रहेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्यू वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ऐसे समझो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ध्यान समझना कि यहां पर एक पार्टिकल ए है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है। जब ये इससे जाके टकराया होगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसके काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं ई ए। क्या लिख रहे हैं बोलो? ई ए। और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलेंगे ई एक्स। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे ई वाई। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे ई बी। आ गई बातें समझ में? इसका काइनेटिक एनर्जी को ई ए, इसका काइनेटिक एनर्जी को ई एक्स, और इसका काइनेटिक एनर्जी को यू आई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को ई बी बोलेंगे। आ गई बात समझ में? एक्चुअली ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस था, और टारगेट न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा रेस्ट में होता है। दैट मीन्स देयर इज नो एनी वेलोसिटी, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स पार्टिकल इज जीरो, या फिर एक्स न्यूक्लियस इज जीरो। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बोलो? जीरो होगा। अब निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ b। आ गया बात समझ में? माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट ये प्लस ये, दैट मीन्स ई ए, और प्लस क्या होगा? ई एक्स होगा। समझ में आ गया? लेकिन ये जो होता है हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, और टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में होता है, तो रेस्ट में होने के कारण ये ई एक्स जो है हमारा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? लॉजिक समझ में आ गया? अब ये जीरो होगा तो क्यू वैल्यू का मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है यू आई मतलब ई वाई, ठीक है, प्लस ई बी, और माइनस क्या है? ई ए। आपको ये पहले तो याद रखना है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। आ गया बातें समझ में? तो ये जो आया क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो निकल के आया वो आया है, ये जो हमारा एनर्जी है वो किसका एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का। और ये जो एनर्जी दिख रहा है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है बोलो? रिएक्टेंस का है। अच्छा, अगर हम बात करें टोटल एनर्जी के बारे में, देखो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा, ठीक है, एनर्जी हमेशा क्या होगा बोलो? कंजर्व होगा। यानी कि ये पार्टिकल जब इससे टकराया होगा तो यहाँ पे मास में कुछ डिक्रीज हुआ होगा, और वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बोलो? क्यू वैल्यू। आ गया बातें समझ में? उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। पढ़ा होगा मास डिफेक्ट के बारे में, है ना? तो इन दोनों रिएक्शन में इसका जो मास होता है, यानी कि रिएक्टेंस का जो मास होता है थोड़ा सा कम होता है, मतलब इसका मास थोड़ा ज्यादा होता है। और जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मास में थोड़ा कमी होगा, और यही मास में कमी जो है वो एनर्जी में क्या होता है बोलो? कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पढ़े होंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एनर्जी में जो कन्वर्ट होगा और वही एनर्जी रिलीज होता है, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। आगे बात समझ में? इसको हम लोग और भी कैलकुलेशन करके बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को। तो आपको तो एक वैल्यू ये याद रखना है क्योंकि ये जरूरत पड़ने वाला है। तो मेरे पास हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो मेरे पास जो क्यू वैल्यू निकल के आया वो आया आपका ई वाई प्लस ई बी और माइनस ई ए, ठीक है। आपको ये याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन में आपको ये जरूरत पड़ने वाला है। अब है क्या ये, फिर से बता दे रहे हैं। तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और थोड़ा और समझाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उस सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा? एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस किसके बराबर होगा? जो टोटल एनर्जी की बात करते हैं, देखो तो ये क्या बात करेंगे? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है कि टोटल एनर्जी ऑफ, ठीक है ना बच्चा, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
आगे बातें समझ में। अब रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो तो समझा दिए हम, ठीक है। अब ध्यान सुनो, टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो पहले समझते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, आगे बातें समझ में, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी इज कैलकुलेट फ्रॉम आइंस्टाइन मास इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी कि आइंस्टाइन इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। तो रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान समझना, तो टोटल एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे, के का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, सबको पता है। तो हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी को ई से डिनोट कर रहे हैं, प्लस रेस्ट मास एनर्जी को हम लोग किससे लिखेंगे, एम सी स्क्वायर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बोलो, एम सी स्क्वायर से लिखेंगे। आगे बातें समझ में। अब यहाँ करते हैं, देखो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस की एनर्जी लिखो। तो इसका जो है ध्यान सुनो, इसके पास काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ये है, बोले बिल्कुल सर, प्लस रेस्ट मास एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इसका रेस्ट मास एनर्जी होगा एम सी स्क्वायर, मतलब इसका मास मान लो एम ए है, तो यहाँ लिखेंगे एम ए और सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये मेरा निकल गया ए का टोटल एनर्जी। एक्स का टोटल एनर्जी लिखना है तो प्लस एक्स का टोटल एनर्जी का मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी ई एक्स, बोले बिल्कुल सर ई एक्स, बहुत अच्छा। और प्लस इसका क्या होगा, प्लस इसका जो आएगा तुम्हारा रेस्ट मास एनर्जी होगा एम सी स्क्वायर, यानी कि एम एक्स और क्या होगा बोलो सी स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया, इक्वल टू। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। तो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारा ई वाई, बोले बिल्कुल सर, और प्लस इसका क्या है रेस्ट मास एनर्जी क्या होगा, तो इसका रेस्ट मास, इसका मास मान लो एम वाई है, एम वाई इज द मास ऑफ वाई पार्टिकल, तो मास और इसका सी स्क्वायर हो गया, ये हो गया रेस्ट मास एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल का। बी का लिखें तो क्या होगा, प्लस बी के जगह हम लिखेंगे तो बी का काइनेटिक एनर्जी ई बी है, बोले बिल्कुल सर, और प्लस इसका रेस्ट मास एनर्जी क्या होगा, तो एम बी, ठीक है, एम बी होगा, और क्या होगा इसके एम बी होगा, और यहाँ क्या होगा बोलो सी स्क्वायर होगा। चीजें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा ई एक्स का वैल्यू हमको जीरो रखना है, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होता है, बिल्कुल, तो ई एक्स का वैल्यू हमको यहाँ जीरो पुट करना है, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, फिजिक्स में से लो रूल भी होता है, इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ई प्लस एम ए सी स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, तो जीरो हो गया, एम एक्स सी स्क्वायर, बोले बिल्कुल, इक्वल टू यहाँ ई वाई, बोले बिल्कुल, प्लस एम वाई सी स्क्वायर, बोले बहुत अच्छा, यहाँ क्या होगा ई बी, बोले बिल्कुल, और प्लस क्या होगा एम बी, और क्या होगा बोलो सी स्क्वायर। गजब है ना, आया चीजें समझ में, बहुत बढ़िया। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करना चाहेंगे, इसको अब मिटाते हैं, इसकी कहानी तो खत्म हो चुका है, ठीक है। जो भी होगा इसके बाद और डेरिवेशन में हम लोग बातें करेंगे। चलो यहाँ मिटाते हैं और यहाँ लिखते हैं, मेरे पास जगह की थोड़ा सा कमी, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको फूकना पड़ता है हमको, थोड़ा सा इसमें पानी डाला हुआ है, तो ये मेरा मार्कर खराब कर देगा। चलो, तो आप लोग इतना समझते हैं हमको क्या निकालना है, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये चीज अभी दिखाते हैं। इसके बाद एक डेरिवेशन भी आता है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन का, तो वो भी हम लोग को पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। देखो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको और इसको एक साथ लिख रहे हैं, ये टर्म और इस टर्म को हम एक साथ लिखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे, सूख गया, देखो, तो यहाँ लिखेंगे ई ए, बोले बिल्कुल सर, उसके बाद क्या होगा प्लस एम ए सी स्क्वायर, है ना, ये चीज एक साथ लिखते हैं, तो एम ए सी स्क्वायर प्लस एम एक्स सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ दोनों लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं ई वाई, तो काइनेटिक एनर्जी वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी, प्लस इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं हम एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम बी सी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब इस टर्म को ध्यान सुनो, इस टर्म को उठा के उधर ले जा रहे हैं, लिख इधर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देखो ई वाई प्लस ई बी, बोले बिल्कुल, और माइनस इस टर्म को लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या किए, इस टर्म को उठा के इधर ले गए, लिखे हम इधर, ठीक है ना, इक्वल टू, अब ये चीज, अब इसको क्या करना है, इस टर्म को हम उधर ले गए, तो इस टर्म को इधर लेके आएंगे, बोले बिल्कुल, तो ये तो रहेगा ही यहाँ, तो होगा एम ए सी स्क्वायर प्लस एम एक्स सी स्क्वायर, आगे बात समझ में, तो ये क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस टर्म को उठा के इधर ले आता है तो माइनस आएगा,
तो माइनस आएगा तो एम वाई सी स्क्वायर प्लस माइनस ये होगा तो माइनस एम बी सी स्क्वायर। बोले बहुत अच्छा। तो फाइनली देख सकते हो आप लोग, ये आ गया मेरे पास। इसको पूरा को हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, वहां दिख रहा। और क्यू वैल्यू इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा ये चीज एम ए सी स्क्वायर प्लस एम एक्स सी स्क्वायर, एक साथ लिख देंगे, माइनस ये तुम्हारा क्या है एम वाई सी स्क्वायर, और ठीक है एम वाई सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा एम बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू भी आपको याद रखना, ये है क्या हम समझा देते हैं। देखो तो ये जो होता है, देखो क्यू वैल्यू को और हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो क्यू वैल्यू को हम, ये क्या है थोड़ा समझो तो, एम ए सी स्क्वायर एम एक्स सी स्क्वायर क्या है, ये है, ये जो पूरा टर्म है एम ए और एम एक्स, ये था रिएक्टेंस यानी कि रेस्ट मास है ना। तो रेस्ट मास जो होता है, ध्यान समझना, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ध्यान से गुरु ये तो ठीक, देखो ये तो चीज हमको समझ में आया। तो क्यू वैल्यू, ये वैल्यू निकल के आया हमारा। अब ये है क्या, ध्यान से देख लो। तो ये जो हमारे पास है क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, फिर से बोल रहे हैं क्या बोले, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो फिर से बोले, क्या बोले, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, तो ये रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट होता है, माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज हमको समझ में आया। तो ये भी होता है, क्यू वैल्यू को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या समझे, अब देखो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक तो समझ में आ गया कि जो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो एक समझाएं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस। और एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, है ना, एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आ गया। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस को अगर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से क्या कर दे, माइनस कर दे, तो जो भी मेरा वैल्यू निकल के आता है तो वो भी मेरा क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन करता है। तो दो डिफिनेशन आपको हम बता चुके हैं। अब देखो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप का होता है बोलो, दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं, देखो 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 समझो, ये तो समझ में आया। अभी हम लोग डेरिवेशन भी करने वाला है, इसको मिटा देते हैं और समझाते हैं। देखो जो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या बोले, एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन, और एक को बोलते हैं इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। दोनों ही क्या होता है बताया ना, सुन गया। देखो यहाँ देखो, एक को बोलते हैं क्या, जो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होता है हम लॉजिक बताते हैं। और एक होता है इंडोअर्जिक, क्या होता है बाबू, इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये दोनों है क्या, इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो ये भी समझा देते हैं तुम लोग को बढ़िया से। तो एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है, तो एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी क्या करता है बोलो, रिलीज, एनर्जी क्या करता है बोलो, रिलीज करता है। मतलब इसका क्यू वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, याद रखना। बोले सर पॉजिटिव कैसे होगा, तो पॉजिटिव होने का कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी है बच्चा, किसका काइनेटिक एनर्जी, किसका, प्रोडक्ट का। तो जो प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट ज्यादा होता है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, समझ में आ गया।
तो रिएक्टेंस से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो ज्यादा होता है। एक और तरीका है कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, यानी कि रिएक्टेंस का जो रेस्ट मास एनर्जी होता है उसका ज्यादा होता है। किससे? रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, कि रिएक्टेंस का मास ज्यादा होता है, किससे बोलो? प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, तब भी मेरा क्यू वैल्यू क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे भी समझ आए, इंडो अर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन उसको कहते हैं जिसका क्यू वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्यू वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस से। आगे बात समझ में, इंडो अर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है बोलो? एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब इसका क्यू वैल्यू नेगेटिव है। क्यू वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है, क्यू वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, इसको मिटा दें, काइनेटिक एनर्जी जो है, किसका काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स का ज्यादा होता है, रिएक्टेंट का ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का कम होता है, उल्टा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का क्या होगा? कम होगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स का क्या होगा? वो ज्यादा होगा। आगे बात समझ में, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन और इसको बोलते हैं इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ में आ गया? तो इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगा, और सॉरी एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब क्यू वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब क्यू वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां तक। अब हम लोग बातें करते हैं डेरिवेशन ऑफ क्यू वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन का, इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू भी याद रखना। अच्छा, यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन है तो इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस का क्या होगा? ज्यादा, और रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होता है। ठीक है, अगर यदि इंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन है तो रेस्ट मास एनर्जी किसका? रिएक्टेंट का कम होता है, और प्रोडक्ट का रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा होता है। अगर प्रोडक्ट का रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए। आगे बात समझ में, तो ये बातें होता है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में। अब हम लोग क्यू वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन का तो वैल्यू ये तो पढ़ें, अब इसके मदद से हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे और बढ़िया से समझेंगे कि इसका डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन ही पूछता है एग्जाम में ज्यादातर, ये तो आपको 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में इसको डिवाइड करना, मतलब लिखना होता है इतना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या है हमारा डेरिवेशन ऑफ क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। चलो देखते हैं। अरे बच्चा देखो, पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम थोड़ा इसको इंक पिला देते हैं। चलो, हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक है ना, मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है, हम उस एग्जाम्पल को भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखो, तो फिर वही कहानी, देखो यहाँ ध्यान समझना, फिर एग्जाम्पल देके बताएंगे। मान लो मेरे पास लेट करके लिखते हैं, लेट, मेरे पास क्या है? एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है ए। इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को रेस्ट मास है ना, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस से लेके बाजार दिए। जैसे इसको क्या करेंगे? इससे बाजार देंगे, बाजार बम्बार्ड करना मतलब समझ में आ गया ना। कोई भी न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, जब भी किसी हैवी न्यूक्लियस से ले जाके बाजार देते हैं तो वो स्प्लिट या फिर स्केटर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसको टारगेट न्यूक्लियस के इससे ले जाके बाजार दिए तो ये क्या होगा? स्प्लिट होगा, तो ये बनाएगा एक प्रोडक्ट बनाएगा और साथ में एक आउटगोइंग पार्टिकल भी निकालता है। ठीक है, तो वाई और बी में बता। सुनो, ध्यान सुनना। अब इसका हम क्या कर रहे हैं? इसका डायग्राम हम यहाँ समझा रहे हैं। मान लो कि जैसे ही कोई पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मान लो ए है, इसका मास एम है, इसका वेलोसिटी वी है। इसको ले जाके टारगेट न्यूक्लियस से ले जाके बाजार दिए। जैसे टारगेट न्यूक्लियस से ले जाके बाजार देंगे, बात समझ में आ गया? तो इसका मास मान लो mx है और इसका वेलोसिटी vx है, लेकिन इसका वेलोसिटी 0 होगा। 0 कहने का मतलब है कि ये रेस्ट में है।
जैसे ये रेस्ट में आया तो ये जो पार्टिकल यदि ये जो है वो स्केटर हो गया दो भाग में, एक वाई में और एक डी में, मतलब ये एक प्रोडक्ट बनाया और साथ में एक आउटगोइंग पार्टिकल भी निकाला। आउटगोइंग पार्टिकल में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ भी निकलता है। ठीक है ना। अब यहां से क्या हुआ, ध्यान सुना, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मान लो दो हिस्सा में, एक इधर और ऐसे जो है स्केटर हो गया दो भाग में। मान लो इधर मेरा वाई निकल के चला गया और इधर मेरे पास आउटगोइंग पार्टिकल मान लो मेरे पास बी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास एम वाई होगा और इसका वेलोसिटी वी वाई होगा। आ गया बात समझ में। इसका मास एम बी होगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा, वी बी होगा। मान लो ये कि फाई एंगल से गया और ये मान लो थीटा एंगल से गया। ठीक है, तो जैसे ही ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन का वेलोसिटी वीबी है, तो आपको पढ़े होंगे वेक्टर में पढ़े कि अगर ये वेलोसिटी वीबी है तो थीटा वाले डायरेक्शन में कितना होता है बाबू, वीबी कॉस थीटा। एमएससी के स्टूडेंट इतना तो जानकारी होगा। तो थीटा वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना होगा, वीबी कॉस थीटा। उसी तरह इधर से एक वेलोसिटी वीवाई है जो कि हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस है। तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो है ऐसे गया तो इसी बोलो फाई वाले दिशा में कितना वेलोसिटी होगा, तो बोले सर वी वाई कॉस, ठीक है ना, वी वाई कॉस ठीक है, वी वाई कॉस फाई होगा ना। बहुत अच्छा। उसी तरह वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, तो इस डायरेक्शन में आया वी बी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आया वी वाई कॉस फाई। उसी तरह इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना होगा, तो वाई डायरेक्शन में होगा वी वाई साइन फाई होगा ना। और उसी तरह इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वीबी का कंपोनेंट कितना होगा, तो वीबी का कंपोनेंट होगा वीबी और क्या होगा बोलो, साइन थीटा। आ गया बात समझ में। ठीक है, देखो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें दो चीज कंजर्व होता है। पहला, एक तो होता है तुम्हारा एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी क्या होता है बोलो, कंजर्व होता है। और दूसरा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना। तो मोमेंटम भी क्या होता है बोलो, कंजर्व होता है। याद रखना, मोमेंटम भी क्या होता है बोलो, कंजर्व होता है। मतलब ये कैसा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है। आगे बातें समझ में। ठीक, अब देखो ध्यान समझना आगे। अब हम लोग फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में बातें की, तो एक्स डायरेक्शन में बात कर, दो डायरेक्शन में हम लोग देखे तोड़ के, एक एक्स डायरेक्शन में है और एक मेरे पास वाई डायरेक्शन में है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करा तो दोनों डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन के बारे में, मतलब एक्स एक्सिस में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पूरा आ रहा ना, लेक्चर नोट हो रहा है ना, बहुत बढ़िया हो तो रहा है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर बात करें तो एक्स डायरेक्शन में मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, तो एक्स डायरेक्शन मतलब ये, तो देख सकते हैं यहाँ का मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ का मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ लिखेंगे एम ए वी ए, वेरी गुड, प्लस यहाँ का मास है एम एक्स और वेलोसिटी क्या है वी एक्स, हालांकि वी एक्स जीरो है, बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, अभी समझाने के लिए लिख देते हैं। और आगे गए तो इसका मास एम बी या फिर यहाँ का मास एम वाई, इस डायरेक्शन में मास एम वाई, यहाँ का मोमेंटम क्या होगा इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मोमेंटम क्या होगा, बोले सर मास एम वाई और वेलोसिटी है वी वाई कॉस फाई। वेरी गुड। इस डायरेक्शन में मास एम बी, वेलोसिटी कितना है वी बी कॉस थीटा। आगे बात समझ में। तो ये मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो पढ़े होंगे कि कोई भी कॉलिजन होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि टक्कर का पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम आपस में क्या होता है बोलो, बराबर होता है। यानी कि the total moment of the system before collision is equal to the total moment of the system after collision। तो इधर का मोमेंटम कंजर्व है, आ गया वी समझ में आ गया। यहाँ का मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम हो गया बिफोर कॉलिजन, और आफ्टर कॉलिजन का मोमेंटम भी बराबर होगा। तो इस दोनों का टोटल कॉलिजन लिखो, आफ्टर कॉलिजन में टोटल मोमेंटम लिखो, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो होएगा एम वाई वी वाई। ठीक है, एम वाई वी वाई कॉस फाई इक्वल टू नहीं प्लस क्या होगा, टोटल मोमेंटम निकालना है ना, तो हो गया एम बी वी बी, वेरी गुड, एम बी वी बी और क्या होगा बोलो कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है,
समझो थोड़ा सा, ये क्या है, ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन। तो कॉलिजन के पहले का टोटल मोमेंटम, मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम लिख दिए, ठीक है। और ये है टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन, यहाँ कॉलिजन और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम। एक्स डायरेक्शन में बातें कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं करना, अभी सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बातें हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम लिख दिए, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम दोनों को जोड़ दिए, तो ये हो गया मेरा टोटल मोमेंटम। अब बोला कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करेगा, मतलब पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम आपस में बराबर होगा, तो दोनों को हम आपस में बराबर किया। हम नहीं बोल रहे हैं, थ्योरी बोल रहा है। आगे बातें समझ में, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो टर्म होके जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी जीरो, ये रेस्ट मास था, मतलब ये रेस्ट मास था, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, ये तो खुद टारगेट था, इसका टारगेट, इसका टाइम इसमें जगह बॉम्बार्ड कराया, ठीक है। तो ये टर्म हो गया जीरो, तो ये पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, बोले बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे एम ए वी ए इक्वल टू एम वाई वी वाई, ठीक है। फिर क्या है बोलो, कॉस फाई प्लस क्या है, एम बी वी बी कॉस थीटा। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, मतलब ये टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, लेकिन लिखेंगे हम इधर, ठीक है। देखते हैं, इस टर्म को लिखते हैं, दिख जाएगा एम वाई वी वाई, उम्मीद करते हैं दिख जाएगा एम वाई वी वाई। और क्या लिखे हैं बोलो, कॉस फाई को हम इधर लिख दिए हैं, और यहाँ लिख रहे हैं एम ए वी ए और माइनस एम बी वी बी कॉस थीटा। कंफ्यूजन नहीं ना, हम इसको हम इधर लिखें तो माइनस में आया, देखो इसको इधर लाए हैं लेकिन लिखे इधर है, और इस टर्म को हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है, मतलब इधर ही है बट लिखे इधर है, समझ में आ गया ना। तो ये टर्म मेरा निकल के आया, और ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन का आया, मेरे पास जगह कम है तो समझाने के लिए इस टर्म को हम ऊपर में लिख के रख लेते हैं, क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझिएगा, जगह का कभाव यहाँ लिखेंगे एम वाई वी वाई, एम वाई वी वाई कॉस फाइव, एम वाई वी वाई कॉस फाइव, ठीक है ना। और क्या है, इक्वल टू एम ए वी ए और माइनस एम बी वी बी, एम बी वी बी, ठीक है, और है कॉस थीटा। आपको पूरा डेरिवेशन समझा रहे हैं एकदम एक एक वर्ड, ठीक है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किस डायरेक्शन का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करके आया, एक्स डायरेक्शन का। अब हमको किस डायरेक्शन निकालना है, वाई डायरेक्शन का। कौन सा डायरेक्शन का बोलो, वाई डायरेक्शन का। अब हम बातें करेंगे वाई डायरेक्शन के बारे में। चलो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सूखेगा तो ना। देखो हम यहाँ लिखते हैं, इधर है जगह मेरे पास, यहाँ लिखते हैं वाई डायरेक्शन में लिखते हैं, वाई डायरेक्शन, या फिर वाई एक्सिस लिख देते हैं, समझ जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। जिसको स्लो लग रहा होगा स्पीड कर लेना, ठीक है। अब देखो वाई डायरेक्शन में फॉलो करो, देखो तो बिफोर कॉलिजन में टोटल मोमेंटम क्या है, इसका भी मोमेंटम, इसका भी, देखो वाई डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम जीरो है दोनों पार्टिकल का, वेरी गुड। लेकिन यहाँ है आफ्टर कॉलिजन में है, आफ्टर कॉलिजन में इसका मास एम वाई और वेलोसिटी इतना, तो मास एम वाई और वेलोसिटी इतना, मतलब वी वाई साइन फाई, ठीक है। अच्छा फिर प्लस आफ्टर कॉलिजन में है, तो इसका मास एम बी और वेलोसिटी इतना, तो मास एम बी और वेलोसिटी इतना, मतलब वी बी साइन थीटा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अच्छा दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ हमको माइनस लगाना। अब इस टर्म को इधर लाएंगे, तो एम वाई वी वाई साइन फाइव और इक्वल टू क्या होगा, एम बी वी बी और साइन थीटा। ये मेरा इक्वेशन नंबर आया 2। बस इतना ही पिक्चर का हमारा काम था। अब सारा कहानी कैलकुलेशन में होता है, समझ में आ गया ना। तो ये चीज हम निकालनी है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है बोलो 2, ठीक है। अब हम इस पूरे कहानी को मिटा देते हैं, क्योंकि इसका खेला हो गया है खत्म। आपको समझ में अभी आ गया होगा पिक्चर का, हम पूरा मिटा देना है इसको। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। समझ में आ गया, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके क्या करेंगे बच्चा, ऐड करेंगे। देखते हैं, देखो तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
ठीक है। अब देखो, ठीक है ना। अब दोनों को क्या करना है समझ में आ गया, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना है, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करना है तो क्या होगा, ये दोनों का कॉमन आ जाएगा, कितना तो समझते हैं हम, डायरेक्ट करना चाहेंगे, एम वाई वी वाई मतलब इसका स्क्वायर और ये दोनों अंदर में चला जाएगा तो होगा कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस साइन स्क्वायर फाइव, राइट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी कॉस थीटा का क्या कर देंगे स्क्वायर और प्लस ना करना है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो एम बी के स्क्वायर वी बी के स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हो गया 1, सबको पता है, तो यहाँ लिखेंगे एम वाई के स्क्वायर वी वाई के स्क्वायर इक्वल टू, इसका क्या करना है ध्यान सुनो, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर वी ए के स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा माइनस 2ab लिख देते हैं, माइनस 2ab, तो 2a में जगह एम ए वी ए, बी के जगह एम बी वी बी कॉस थीटा है ना, और प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये वाला बचा हुआ है नहीं वाला, तो ये वाला लिखेंगे एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, खेला खत्म, सब मिटा दिया, ठीक है ना। देखो आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा ना, कमेंट करके आपको बताना है जैसा भी लगे। एक थोड़ा और रुक जाओ, इसमें हमको एक डालना पड़ेगा, देखो अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ एक टर्म सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ दोनों सिमिलर मिल रहा है, ये दोनों कॉमन आएगा, ये भी 1 हो जाएगा, पता है तुम लोगों को। चलो तो यहाँ क्या करेंगे, देखो एम वाई के स्क्वायर वी वाई के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या कर रहे हैं तो एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस 2 MA VA MB कॉस थीटा, देखना मिस्टेक होगा कुछ है ना, प्लस इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो MB स्क्वायर VB स्क्वायर और ये दोनों मिलके हो गया 1, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो इसको उठा के इधर ले आते हैं हम, तो यह लिख रहे हैं एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या कर रहे हैं एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर, इस टर्म को यहाँ लिख रहे हैं। देखो इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम रूट में लिखना चाहते हैं इसको, तो यहाँ लिख रहे हैं -2 cos थीटा, तो लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम रूट में लिख रहे हैं तो रूट लगा देंगे इसको रूट में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, एम ए का स्क्वायर वी ए का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर से बाहर लाएंगे तो यही होगा ना, तो होगा एम बी का स्क्वायर और वी बी का स्क्वायर, ठीक है। ताकि इसको हम रूट में, देखो इसको इसलिए लिखे ताकि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए और यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी का टर्म मिल जाए, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखना है आपको गौर से। इसको क्या कर रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एम वाई, लिख दिए, बहुत अच्छा। अब इसको यहाँ पे एम वाई का स्क्वायर है बढ़िया, तो एम वाई लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। चलो बाकी सब ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एम वाई वी वाई का स्क्वायर, देख लो कोई मिस्टेक है क्या, बिल्कुल भी नहीं, देखो 2 कैंसिल होगा, एम स्क्वायर यही टर्म आएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ भी हम वैसे करना है, तो 2 MA आगे बातें समझ में, देखो 1/2 और क्या होगा एम ए और वी ए का स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, प्लस यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ क्या करेंगे 2 MB, अच्छा एक मिनट इसको भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, देखो क्या करना है, ये वाला है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 MB लिखेंगे और यहाँ 1/2 MB और VB का स्क्वायर, कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं, माइनस तो माइनस दे देंगे, ठीक है। 2 cos थीटा, इसको क्या करना है फिर वैसे करना है, रूट अंडर, दिख रहा है ना उधर, बिल्कुल। चलो तो 2 cos थीटा हो गया, यहाँ क्या करेंगे
फिर वही कहानी 2ma और यहाँ 1/2ma और va का स्क्वायर। बोलो बहुत अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर आएगा 2ma 2mb होगा इस बार 2mb और बगल में क्या आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आ गया 1/2mb और vb का स्क्वायर। बाबू कोई दिक्कत नहीं है, देख लो कहीं कुछ नहीं किए हैं आपको। देखो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये my स्क्वायर हो गया और v स्क्वायर आ गया ना, ये टर्म यहाँ भी वैसे होगा। देखो 2 कैंसिल हो गया, ma स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आ गया। इतना तो आप समझते ही, यहाँ भी वही किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ma स्क्वायर और v स्क्वायर, ठीक है, सब सही है। अब देखो पता है m स्क्वायर v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ y पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y पार्टिकल, या फिर y को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते थे, याद है जो भी है। तो यहाँ 2my और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो ey। आगे बात समझ में। उसी तरह यहाँ देखो 2ma और इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, ea। आ गया, ब्रैकेट में ना लिखें, कहीं ब्रैकेट में नहीं लिखे तो यहाँ भी नहीं लिखें, समझ में आ गया। प्लस यहाँ जाओ, यहाँ लिखते हैं 2mb और यहाँ क्या लिखे, eb। तो बहुत बढ़िया। यहाँ क्या लिख रहे हैं, -2, बोले बिल्कुल। यहाँ क्या लिखेंगे, cos थीटा तो cos थीटा, और यहाँ रूट अंडर, यहाँ आएगा 2ma तो 2ma और इस जगह पे क्या लिखेंगे, ea। बहुत बढ़िया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। उसी तरह यहाँ 2mb और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पार्टिकल, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पार्टिकल। बहुत बढ़िया। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, my से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय my, ठीक है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन my। बस दिस इज द लास्ट स्टेप and reach to our final derivation of nuclear reaction, ठीक है ना। क्या लिखना है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन ठीक है। देखो लिखेंगे यहाँ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2my से डिवाइड करना है, याद रखना। जैसे ही my से डिवाइड करेंगे मेरा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो हम लिख लिख के डिवाइड कर देते हैं, कि स्टेप और लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा ना, मेरा यही मकसद है। तो यहाँ हो गया ey और बाय यहाँ लिखेंगे my, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ भी करना, कुछ नहीं करना, जैसा बोले उसे। तो ma और बाय हम लोग यहाँ 2my करेंगे और बगल में मेरे पास ये है तो ये लिखेंगे, प्लस यहाँ भी करते हैं हम 2ma और बाय 2my से डिवाइड करना और इनटू लिखेंगे हम eb और माइनस 2 cos थीटा और यहाँ भी करना क्या है, बाय 2my और रूट अंडर मेरे पास आया है 2ma ea, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 2mb और मेरे पास है eb, ठीक है ना बाबू। बहुत बढ़िया। अब काटो, ये से ये खत्म हो गया तो नहीं काटा, 2 जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा और यहाँ भी हमारे पास 2 जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आया ey इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास है ma बाय my और इंटू ea, बहुत अच्छा, और प्लस यहाँ पे मेरे पास आया है ma बाय my और इंटू eb माइनस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे my को फिर घुसा देंगे तो my स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पहले cos थीटा और इस जगह पे 2 2 4 हो जाएगा, बोले बहुत बढ़िया। और यहाँ ये जैसे ही घुसेगा तो m स्क्वायर आएगा, तो m स्क्वायर कहने का मतलब है ma बाय my, ठीक है। इसको अंदर घुसाएंगे तो m स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे my को m स्क्वायर और यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे my, समझ गया ना इतना। तो यहाँ और इंटू ea लिख दे रहे हैं और यहाँ फिर है तुम्हारे पास mb और बाय my और इंटू eb। बोले सर एम स्क्वायर कैसे लिखे, बोले लिखे नहीं, एम स्क्वायर हुआ ना, यहाँ से बाहर निकलते एम आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसको 2 से बाहर निकाल के हम 2 लिखते, इसको मिटा के हम एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज आपको करना है। अब इस वैल्यू को उठा के हम क्यू वैल्यू में लिख देंगे, समझ में आ गया, क्योंकि यही तो हमको निकालना था क्यू वैल्यू, हेंस लास्ट स्टेप खत्म, ठीक है। चलो अब लिखेंगे हेंस क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज, लिख रहे हैं ना, हेंस
लिखेंगे हैंस Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज, तो Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है बाबू? Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वहां देखो लिख के रखे हैं, तो EY प्लस EB और माइनस, ठीक है। अब y का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब जैसे हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो निकल जाएगा, ui का मतलब इतना बड़ा इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ ma बाय my और इंटू EA प्लस ma my और इंटू EB माइनस, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 2 cos थीटा और रूट अंडर, यहाँ लिखेंगे ma बाय my इंटू EA इंटू mb बाय my और इंटू EB, ठीक है। हो गया, पूरा लिख दिए, और जो मेरे पास बच्चा है एक्स्ट्रा इधर लिखेंगे प्लस EB और माइनस, ठीक है। अब चलो, अब देखो यहाँ EB दिख रहा है और मेरे पास यहाँ EB दिख रहा है ना यहाँ पे, तो एक साथ लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसी दोनों टर्म को फर्स्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो EB को अगर हम यहाँ कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ma बाय my बचेगा, बहुत अच्छा। और इसको इसके बाद लिखेंगे तो यहाँ पे हम माइनस EA अगर कॉमन ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, माइनस ma अगर क्या ले रहे हैं बोलो, कॉमन ले रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव ही रहना है, तो यहाँ 1 माइनस, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, और ये माइनस इसे माइनस माइनस प्लस, और ये टर्म आ जाएगा, मतलब ma बाई my आ जाएगा। हो गया, ये दोनों समझ में आ गया। और माइनस अब बचा हुआ टर्म को यहाँ लिखेंगे 2 cos थीटा, ठीक है, और रूट अंडर ma बाय my और इंटू EA और इंटू EB बाय EB नहीं था, एक मिनट, MB बाय my और इंटू EB, ये चीज समझ में आ गया। एंड दिस डेरिवेशन इज कॉल्ड Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड, या फिर दिस इज द फाइनल derivation of Q value of nuclear reaction। तो ये डेरिवेशन खत्म होता है इस डेरिवेशन के साथ, और इसी डेरिवेशन को कहते हैं Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको ये पूरा लेक्चर कैसे लगा? कहीं पर भी अगर कोई भी त्रुटि होगा तो आप जरूर कमेंट करके हमको बताइए कि इस पूरे कैलकुलेशन में क्या कहीं ऐसा टर्म है जैसा टर्म हम कोई अंदाजी से उठा के डाल दिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमको तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम हर एक कैलकुलेशन आपको समझा के किए हैं, और सब में लॉजिक है, और फिजिक्स में लॉजिक होता है, ये बहुत बड़ा सच है। अगर कोई लॉजिक नहीं देता है मतलब आप समझते हैं, आप समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डेरिवेशन के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।